गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है रोलिंग कॉन्टेंट बेरिंग के अंदर, दैट इज इक्विवेलेंट डायनामिक लोड फॉर द बेरिंग अंडर साइक्लिक लोड। तो अब इस साइक्लिक लोड की क्या जरूरत पड़ गई। अच्छा खासा स्टैटिक लोड में न्यूमेरिकल हमारे सॉल्व हो रहे थे, तो साइक्लिक लोड के लिए हम क्यों लेके आए न्यूमेरिकल। तो बेसिकली साइक्लिक लोड का मतलब क्या है। साइक्लिक लोड का मतलब है कि जो लोड है वो विद रेस्पेक्ट टू टाइम बेसिकली वेरी कर रहा है, कि कुछ टाइम पर्टिकुलर टाइम के लिए कुछ लोड लग रहा है, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए कुछ लोड लग रहा है, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए कुछ लोड लग रहा है। तो अभी तक जो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करे हैं रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग के अंदर, उसमें हम देख के चल रहे थे कि जो लोड था दैट इज द स्टेशनरी लोड। जो लोड था वो विद रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रहा था। तो एक बात और मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि जो हमारा रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग की जो यूनिट है दैट इज द सिलेक्शन ऑफ द रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग, नॉट द डिजाइन ऑफ द रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग। क्योंकि अगर हमें डिजाइन करना होता तो हमें फाइंड आउट करना पड़ता टू फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ द इनर रेस, डायमीटर ऑफ द आउटर रेस, डायमीटर ऑफ द बॉल, डायमीटर ऑफ द रोलर, डायमीटर ऑफ द केज, मटेरियल ऑफ द ऑल कंपोनेंट्स। तो हमें ये सब फाइंड आउट करना पड़ता, जो कि हम यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर बेसिकली हम अकॉर्डिंग टू लोड, अकॉर्डिंग टू लाइफ एंड अकॉर्डिंग टू डायमीटर, लोड लाइफ एंड डायमीटर के अकॉर्डिंग हम बेरिंग को सेलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द डिजाइन डाटा बुक। अगर बेरिंग की जो कैपेसिटी है वो हम जो लोड लगा रहे हैं उसकी कैपेसिटी से ज्यादा आ रही है तो बेरिंग हमारा सेफ रहता है। अगर बेरिंग की जो कैपेसिटी है, कौन सी कैपेसिटी, डायनामिक लोड कैरिंग कैपेसिटी, अगर हमारी कम आ रही है तो हमारा बेरिंग फेल हो जाता है, तो हम नेक्स्ट सीरीज के बेरिंग पे जाते हैं, दैट इज 63 सीरीज। 63 सीरीज भी अगर फेल हो जाएगा तो हम डबल रो बॉल बेरिंग पे जाएंगे, और डबल रो भी फेल हो जाएगा तो रोलर पे जाएंगे। तो इस तरीके से हम जो है बेरिंग को जो है हायर सीरीज में जाते रहेंगे जब तक कि बेरिंग हमारा सेफ ना हो जाए। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि साइक्लिक लोड में बेसिकली क्या करना है। तो अब बेरिंग को जो सेलेक्ट कर रहे थे लोड, लाइफ एंड द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। तो शाफ्ट का डायमीटर जो है हमें न्यूमेरिकल के अंदर दिया हुआ, लोड कितना लग रहा है वो भी न्यूमेरिकल में दिया हुआ, और कितनी लाइफ के लिए हमें बेरिंग चाहिए ये भी न्यूमेरिकल में दिया हुआ। अब जब तीनों चीजें दी होंगी तो फिर प्रॉब्लम क्या है, फिर तो न्यूमेरिकल हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब हम देखते हैं किस तरीके से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो लोड लाइफ रिलेशनशिप को थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से कि लोड लाइफ रिलेशनशिप क्या था। लोड लाइफ रिलेशनशिप बेसिकली क्या था, एल टेन इज इक्वल टू सी रिक्वायर्ड अपॉन पीई की पावर ए, पीई की पावर ए, where A is the 3 for ball bearing and A is equal to 10 by 3 for the roller bearing। तो C required बेसिकली क्या है, L10 is the life of the bearing, कितनी लाइफ के लिए बेरिंग चाहिए न्यूमेरिकल में दिया हुआ, कितनी लाइफ के लिए बेरिंग चाहिए। P इक्विवेलेंट लोड आएगा बेरिंग का, इक्विवेलेंट लोड हम जो लोड दिया उसके अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट लोड निकालेंगे। तो रिक्वायर्ड कितनी है, तो जब एक बार रिक्वायर्ड हमें पता लग जाए कि रिक्वायर्ड इतनी चाहिए, तो हम जो बेरिंग सेलेक्ट करेंगे उसकी डायनेमिक कैपेसिटी देखेंगे कि रिक्वायर्ड से ज्यादा होनी चाहिए। अगर रिक्वायर्ड से कम होगी बेरिंग की जो कैपेसिटी है तो बेरिंग हमारा फेल हो जाएगा। तो एक तो हम ध्यान रखेंगे कि जो हम बेरिंग सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी डायनेमिक कैपेसिटी हमेशा रिक्वायर्ड डायनेमिक कैपेसिटी से ज्यादा होगी, तभी बेरिंग हमारा सेफ होगा। तो एक पॉइंट तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरा पॉइंट, जब बेरिंग सेलेक्ट करेंगे तो उसका डायमीटर देखेंगे, शाफ्ट का डायमीटर, क्योंकि बेरिंग जो सेलेक्ट कर रहे हैं सीरीज जो दी हुई है वो अकॉर्डिंग टू डायमीटर ऑफ शाफ्ट दी हुई है। तो शाफ्ट का डायमीटर देखना है और दूसरा रिक्वायर्ड डायनेमिक कैपेसिटी कितनी है वो देखनी है, और रिक्वायर्ड निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब इसके लिए L10 क्या है, L10 इज द रेटेड लाइफ, रेटेड लाइफ है हमारी बेरिंग की इन मिलियन रिवोल्यूशन, मिलियन रिवोल्यूशन। अगर लाइफ हमें रेटेड लाइफ के अलावा कुछ और लाइफ दी हुई है, अगर एवरेज लाइफ दी हुई है, बेसिकली रेटेड लाइफ क्या थी, रेटेड लाइफ पहले भी L10 का मतलब क्या है, 10% ऑफ फेलियर, 10% फेलियर, या फिर हम इसके जस्ट रिवर्स बोल सकते हैं कि रिलेबिलिटी इज द 90%। अगर 90% रिलेबिलिटी है लाइफ की, इसका मतलब 10% फेलियर हो रहा है, इसका मतलब जो लाइफ है दैट इज द रेटेड लाइफ ऑफ द बेरिंग। अगर इसके अलावा रिलेबिलिटी कुछ और दी हुई है, मतलब 90 के अलावा 95%, 85%, 99% रिलेबिलिटी दी हुई है कि लाइफ ऑफ द बेरिंग विद रिलेबिलिटी 95%, तो हमें जो लाइफ दी होगी उसको हमें 90% रिलेबिलिटी के लिए कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जो हमें ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि बेसिकली डायनामिक जो डाटा बुक में जो डायनामिक लोड कैरिंग कैपेसिटी दी हुई है वो L10 के लिए दी हुई है। तो कंपेयर हम तभी कर सकते हैं जब डाटा बुक की जो कैपेसिटी है वो L10 के लिए, और हम रिक्वायर्ड निकाल लेंगे L15 के लिए या फिर L20 के लिए या फिर एवरेज लाइफ के लिए, तो कंपेयर नहीं कर सकते। सेम यूनिट को, सेम पैरामीटर्स को ही हम कंपेयर कर सकते हैं। तो इसलिए हमें कंपेयर करना है डाटा बुक के पैरामीटर के साथ। तो डाटा बुक का जो पैरामीटर है वो रेटेड लाइफ के लिए, इसलिए हमें रेटेड लाइफ में कन्वर्ट करना कंपल्सरी है। तो इसलिए हम रेटेड लाइफ में उसको कन्वर्ट करेंगे
और वो कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जो रिलेबिलिटी वाला एक टॉपिक रहा है कि रिलेबिलिटी को कैसे क्या रिलेबिलिटी क्या होती है, कैसे कन्वर्ट करेंगे अगर रिलेबिलिटी 90% के अलावा कुछ और दी हो न्यूमेरिकल के अंदर। तो L10 का मतलब बेसिकली 10% फेलियर या फिर 90% ऑफ द रिलेबिलिटी। तो उस L10 न्यूमेरिकल में दिया होगा। P इज द इक्विवेलेंट लोड। इक्विवेलेंट लोड निकालने का हमने फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, लेकिन वो तब निकाल लेते जबकि लोड जो था वो स्टैटिक लोड था। स्टैटिक का मतलब ये था कि अगर लाइफ हमारी बेरिंग की मान लिया 5 ईयर है, तो 5 ईयर तक हम मान के चल रहे थे कि रेडियल लोड जो है वो एक फिक्स अमाउंट को लेगा और एक्सियल लोड फिक्स अमाउंट लगेगा 5 ईयर तक। और अगर लाइफ हमारी 10 ईयर है तो हम ये मान के चल रहे थे अभी तक जो न्यूमेरिकल किए कि रेडियल लोड वो फिक्स है इतने न्यूटन का और एक्सियल लोड फिक्स है जो कि 10 ईयर तक कंटिन्यू यही रहेगा। जबकि एक्चुअल लाइफ में अगर देखें तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि पूरे 10 ईयर तक या 15 ईयर तक या जब तक हमारा बेरिंग चले तो वहां पर रेडियल लोड और एक्सियल लोड की वैल्यू फिक्स है? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं? क्योंकि अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल देखें कि जो अगर हम 4 व्हीलर का एग्जांपल देखें तो 4 व्हीलर में ही देखें तो रेडियल लोड और एक्सियल लोड जो है वो विद रेस्पेक्ट टू टाइम वेरी करते रहेंगे। अगर मान लिया उसकी जो लाइफ है मान लिया 5 ईयर है तो 5 ईयर तक रेडियल लोड पता नहीं कितनी बार उसमें सिंगल पर्सन बैठेंगे, कितनी बार डबल सीटर होंगे, कभी 3 पर्सन बैठेंगे, कभी 4 पर्सन, कभी 1, कभी 2, कभी 3, तो कभी 5 भी बैठेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग जो बेसिकली नंबर ऑफ पर्सन बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, बेसिकली लोड बढ़ रहा है। लोड कहाँ जा रहा है, वो रेडियल होगा या एक्सियल होगा। तो लोड हमारा जो है विद रेस्पेक्ट टू टाइम जो है चेंज हो रहा है। तो बेसिकली अगर उसकी 5 ईयर की लाइफ है तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए इतना लोड लगा होगा, पर्टिकुलर टाइम के लिए कुछ लोड लगा होगा, पर्टिकुलर टाइम के लिए कुछ लोड लगा होगा। कहने का मतलब यह है कि पूरे की पूरी कंप्लीट 5 ईयर के लिए फिक्स रेडियल लोड और फिक्स एक्सियल लोड लगाओ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ परसेंटेज के लिए मतलब 5 ईयर में से 1 ईयर मतलब उसकी 20% हमारा कुछ लोड लगेगा, 20% कुछ लोड लगेगा, 20% कुछ और लगेगा, 20% कुछ और लगेगा ऑन एवरेज। तो इस तरीके से हमारा एक्चुअल में लोड लगेगा। तो वही है इक्विवेलेंट डायनामिक लोड इन फॉर द बेरिंग अंडर साइक्लिक लोड। साइक्लिक लोड का मतलब लोड विद रेस्पेक्ट टू टाइम हमारा चेंज हो रहा है। तो क्या होगा, डायग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे हमने मान लिया कि नंबर ऑफ साइकिल नंबर ऑफ साइकिल या फिर लाइफ ऑफ द बेरिंग। नंबर ऑफ साइकिल कह सकते हैं, लाइफ ऑफ द बेरिंग। यहाँ पे इक्विवेलेंट लोड। अब नंबर ऑफ साइकिल मान लिया कि जो है N1 नंबर ऑफ साइकिल जो है वो भी मिलियन रिवोल्यूशन में। मिलियन रिवोल्यूशन इसलिए लेके चलना क्योंकि हर जगह हम L10 लगाएंगे, L10 भी हमारा मिलियन रिवोल्यूशन में। डाटा बुक में जो डायनेमिक कैपेसिटी दी हुई है वो मिलियन रिवोल्यूशन के रेस्पेक्ट में दी हुई है, इसलिए हम जो है हमेशा मिलियन रिवोल्यूशन में लाइफ कन्वर्ट करते हैं। तो हमने मान लिया कि N1 मिलियन रिवोल्यूशन के लिए अगर 10 मिलियन रिवोल्यूशन कोई लाइफ है तो उसमें से N1 जो है, या मान लिया टोटल नंबर ऑफ मिलियन रिवोल्यूशन N है, टोटल लाइफ जो है वो N है, यहां से यहां तक अगर मान लिया हमने N है, टोटल मिलियन रिवोल्यूशन N है, तो N के N1 जो है, N1 जो भी है N1 टाइम के लिए मान लिया कि जो है PE1 लोड लग रहा है, PE1। तो N1 टाइम के लिए PE1 लोड लग रहा है। अब मान लिया कि N2 यहां से यहां तक N2 साइकिल है, दिस वन इज द N2, दिस वन इज द N1। अब N2 के लिए हमने एज्यूम कर लिया कि PE2 लोड लग रहा है, दिस इज द PE2 एंड देन इज द N3। N3 के लिए मान लिया कि हमारा PE4 कोई लोड लग रहा है, दिस वन इज द PE4। ये लोड लग रहा है इस टाइम के लिए, ये वाला लोड लग रहा है, दैट इज द PE4। N3 के लिए हमारा दैट इज द PE3। N3 के लिए हमारा PE3 लोड लग रहा है। तो PE1 जो लग रहा है हमारा N1 के लिए लग रहा है, PE2 लग रहा है N2 के लिए लग रहा है, PE3 जो लग रहा है N3 के लिए लग रहा है। तो N1 प्लस N2 प्लस N3 जो है टोटल लाइफ है हमारी बेरिंग की। तो अब इसके लिए एक फिक्स हमें इक्विवेलेंट लोड निकालना पड़ेगा कि इक्विवेलेंट कितना लगेगा। अगर हम निकालें तो इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है ये तो कंफर्म है कि जो PE3 है उससे तो कुछ ना कुछ कमी होगी इक्विवेलेंट जो, क्योंकि यहाँ पर PE2 क्योंकि इतने टाइम के लिए कम लोड लगा है, इतने टाइम के लिए और कम लोड लगा है। तो मान लिया कहीं ना कहीं कोई वैल्यू जो है वो ये आ रही है, दैट इज द PE इक्विवेलेंट लोड। दिस इज द P इक्विवेलेंट लोड फॉर द N नंबर ऑफ साइकिल। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेट करने के लिए क्या PE इज इक्वल टू इक्विवेलेंट लोड N1 PE1 N1 PE1 की पावर A प्लस N2 PE2 की पावर A प्लस N3 PE3 की पावर A डिवाइडेड बाई टोटल लाइफ, दैट इज N1 प्लस N2 प्लस N3 की पावर 1/A। तो ये वाला फॉर्मूला हमें याद रखना है अगर जो लाइफ है वो साइक्लिक लोड दी हो, या जो बेरिंग के जो लोड है वो साइक्लिक लोड दिया हुआ, वेयर A इज द वही सेम
3n 10/3, अगर बॉल बेरिंग है 3, अगर रोलर बेरिंग है तो 10/3। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, N1 N2 N3 इज नॉट द आरपीएम, N1 N2 and N3 is the percentage of the total life in million revolution for which the load is applied. Means N1 is the percentage of total life in million revolution for which P1 load is applied. P1 equivalent load is applied. N2 is the percentage of total life in million revolution for which P2 equivalent load is applied. तो N3 is the same. इस तरीके से हम N3 भी डिफाइन कर सकते हैं। तो दिस इज द बेसिकली फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेटिंग द इक्विवेलेंट रेडियल इक्विवेलेंट लोड इन द केस ऑफ साइक्लिक लोड ऑन द बेरिंग, या फिर इन द केस ऑफ बेरिंग अप्लाइड फॉर द साइक्लिक लोड। तो अब इसके ऊपर एक हम न्यूमेरिकल देखते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे कर सकते हैं, किस टाइप के न्यूमेरिकल हमारे आ सकते हैं। एक लास्ट ईयर का ही न्यूमेरिकल है, AKTU में आया हुआ न्यूमेरिकल है, उसी को हम डायरेक्टली पहले देखते हैं कि वो किस तरीके से न्यूमेरिकल में दिया हुआ है। तो न्यूमेरिकल क्या कहता है देखते हैं। न्यूमेरिकल है मेरे पास लिखा हुआ, न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि अ रेडियल लोड एक्टिंग ऑन अ बॉल बेरिंग इज 2500 न्यूटन फॉर फर्स्ट 5 रिवोल्यूशन, फॉर फर्स्ट 5 रिवोल्यूशन। मतलब जो रेडियल लोड लग रहा है दैट इज FR1 लग रहा है कितना 2500 न्यूटन फॉर फर्स्ट 5 रिवोल्यूशन। मतलब फर्स्ट 5 रिवोल्यूशन के लिए हमारा 2500 न्यूटन का लोड आ रहा है। उसके बाद कह रहा है कि वो जो लोड है वो कट डाउन हो जा रहा है, वो नेक्स्ट 10 रिवोल्यूशन के लिए कितना डाउन हो जा रहा है 1500 न्यूटन। 1500 न्यूटन लोड हमारा उस पर लग रहा है फॉर द नेक्स्ट 10 रिवोल्यूशन के लिए। और इस तरीके से जो साइकिल है वो कंटिन्यू रहती है। कब तक कंटिन्यू रहती है? जो लाइफ हम वो बोल रहा है कि लोड वेरिएशन देन रिपीट इटसेल्फ, द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द बेरिंग इज 20 मिलियन रिवोल्यूशन। लाइफ जो दी हुई है दैट इज L10 इज इक्वल टू 20 मिलियन रिवोल्यूशन। या फिर हम ये कह सकते हैं टोटल एन भी बोल सकते हैं, L10 को ही हम एन बोल सकते हैं। एन इज द टोटल लाइफ इन मिलियन रिवोल्यूशन। L10 इज ऑल्सो टोटल लाइफ इन मिलियन रिवोल्यूशन, दैट इज रेटेड लाइफ। ठीक है ना। तो अब ये जो पहले 5, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है इसमें देख लेते हैं पहले। डिटरमाइन द डायनामिक लोड कैपेसिटी ऑफ द बेरिंग। डायनामिक लोड कैपेसिटी पूछ रहा है, सी पूछ रहा है कितनी होगी, या फिर ये डायनामिक लोड कैपेसिटी पूछ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये पूछ रहा है कि जो है ये जो अगर ये इस टाइप का लोड लग रहा है उतनी लाइफ के लिए चलाना है तो कितनी रिक्वायर्ड डायनेमिक कैपेसिटी का बेरिंग हमें चाहिए। तो बेसिकली सी रिक्वायर्ड ही पूछ रहा है हमसे, सी रिक्वायर्ड कितना चाहिए ये पूछ रहा है। अब सी रिक्वायर्ड निकालना तो डायरेक्टली देखते हैं। सी रिक्वायर्ड को निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारा भाई, L10 इज इक्वल टू सी रिक्वायर्ड अपॉन PE की पावर A। अगर बॉल बेरिंग है तो A इज इक्वल टू 3। L10 इज इक्वल टू L10 न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, सी रिक्वायर्ड पूछ रहा है। अगर PE पता लग जाए तो न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व हो गया। तो बेसिकली PE निकालना है कि P अगर हमें निकल गया तो न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अब P कैसे निकालेंगे? P का क्योंकि साइक्लिक लोड है तो P निकालने का फॉर्मूला क्या था अभी हमने डिस्कस किया है कि P इज इक्वल टू N1 PE1 की पावर A प्लस N2 PE2 की पावर A डिवाइड बाई N1 प्लस N2 की पावर 1 अपॉन A। तो यहां से हमारा P निकल जाएगा, P की वैल्यू यहां सॉल्व कर देंगे। अब N1 N2 क्या हुआ? बेसिकली P1 और P2 तो क्या हुआ डायरेक्टली हमारा FR1 और FR2 के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर एक्सियल लोड कुछ दिया नहीं है। तो जब एक्सियल लोड नहीं दिया हुआ होगा तो क्या होगा, हमारा जो रेडियल लोड है वही इक्विवेलेंट लोड के बराबर ही होगा, क्योंकि एक्स और वाई निकालने की जरूरत नहीं है न्यूमेरिकल में। अगर एक्सियल लोड की वैल्यू 0 तो रेडियल लोड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट लोड। अब P1 तो बेसिकली N1 N2 क्या निकालेंगे? N1 प्लस N2 क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू दिस। N1 प्लस N2 का मतलब टोटल लाइफ दैट इज इक्वल टू N इज इक्वल टू 20 मिलियन रिवोल्यूशन। अब N1 और N2 क्या हो? N1 क्या है? N1 इज द परसेंटेज ऑफ द टोटल लाइफ फॉर विच FR1 इज एक्टिंग। अब परसेंटेज कितनी होगी? बेसिकली कर क्या क्या रहा है, पहले 5 लग रहा है, फिर 10 लग रहा है, फिर 5 लग रहा है, फिर 10 लग रहा है, फिर 5 रिवोल्यूशन के लिए पहले 2500 न्यूटन का लग रहा है, फिर 10 के लिए 1500 का, फिर 5 के लिए, फिर 10 के लिए, फिर 5 के लिए, फिर 10 के लिए, ऐसे 20 मिलियन रिवोल्यूशन तो लग रहा है। तो अगर हमें परसेंटेज निकाल तो उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या करते हैं, बेसिकली हम परसेंटेज निकाल लेते हैं कि FR1 कितने परसेंटेज टाइम के लिए लगेगा और FR2 कितने परसेंट टाइम के लिए लगेगा। तो परसेंटेज निकालने का तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम ये मान लेते हैं कि किस एक साइकिल को बात करते हैं। तो एक साइकिल की अगर हम बात करें तो एक साइकिल में या टोटल हम 15 रिवोल्यूशन की बात करें तो पहले 5 रिवोल्यूशन के लिए 1500 न्यूटन लग रहा है, फिर 10 रिवोल्यूशन के लिए 1500 लग रहा है।
टोटल अगर 15 रिवोल्यूशन अगर होते हैं तो 15 रिवोल्यूशन में 5 रिवोल्यूशन के लिए ये लोड लग रहा है, 10 रिवोल्यूशन के लिए ये लोड लग रहा है। तो परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं? तो परसेंटेज अगर हम निकालें, परसेंटेज इसका टाइम, कितने टाइम के परसेंटेज में टाइम अगर निकालें तो ये क्या होगा 5 डिवाइड बाई 15 एंड दैट इज इक्वल टू, परसेंटेज में अगर देखें तो दैट इज 10 इज इक्वल टू 15। तो 5 डिवाइड बाई मतलब 33% हो गया और ये हमारा हो गया 66% के आसपास। ठीक है ना। तो 33%, बेसिकली 33% मतलब 20 का 33%। तो 20 का 33% अगर हम लेते हैं तो क्या हो 20 इंटू 0.33 दैट इज इक्वल टू 6.66। तो इसका मतलब 6.66 मिलियन रिवॉल्यूशन क्या होगा हमारा N1। और अगर हम 66% लेते हैं 20 का 0.66 इंटू 20 तो दैट इज इक्वल टू 13.2 मिलियन रिवॉल्यूशन N2। ठीक है ना। तो N1 बेसिकली क्या होगा हमारा, N1 इज इक्वल टू क्या होगा, N1 बेसिकली क्या है, N1 इज द 33% ऑफ 20 मिलियन of N and N2 is the 66% of N or that is equal to 6.66 and 13.2 million revolution and million revolution। क्लियर है N1 N2। तो अब N1 N2 की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व हो गया। तो करते हैं सॉल्व। अब N1 की वैल्यू कितनी है हमारी, N1 इज इक्वल टू 6.6 इंटू PE1 कितना है जो कि 2500 की पावर a इज इक्वल टू 3 प्लस N2 कितना है हमारा 13.2 प्लस P2 कितना है, P2 इज द 1500 टू द पावर a इज द 3 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 20 की पावर 1 बाई a दैट इज 1 बाई 3। निकालते हैं P कितना है, इक्विवेलेंट लोड कितना है, सॉल्व करते हैं इसको। 66.6 इंटू 2500 की पावर 3 प्लस 13.2 इंटू ब्रैकेट 1500 की पावर 3 ब्रैकेट क्लोज, this divide by 20 this की पावर ब्रैकेट 1 by 3 इज इक्वल टू यह 19.4726 न्यूटन। तो दिस इज द इक्विवेलेंट लोड फॉर दिस साइक्लिक लोड कंडीशन। अब इक्विवेलेंट लोड आ गया तो इक्विवेलेंट लोड के बाद क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, रिक्वायर्ड डायनेमिक कैपेसिटी। तो रिक्वायर्ड निकालने के लिए करना पड़ेगा, डायरेक्टली वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, रिक्वायर्ड हमारा आ जाएगा, न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो अब करते हैं, दिस इज द L10 इज द 20 मिलियन रिवॉल्यूशन। तो 20 की पावर 1 बाई 3 कर देते हैं की पावर ब्रैकेट 1 बाई 3 इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाई 1947.26 दैट इज इक्वल टू 5285। तो बेसिकली सी रिक्वायर्ड कितना आ गया हमारा 5285.6 न्यूटन। तो दिस इज द रिक्वायर्ड डायनेमिक कैपेसिटी ऑफ द बेरिंग। अगर हम इससे ज्यादा की कैपेसिटी का बेरिंग सेलेक्ट करते हैं इसके लिए तो हमारा जो बेरिंग है वो सेफ रहेगा, अदरवाइज वो फेल हो जाएगा। तो कम से कम हमें जो बेरिंग सेलेक्ट करना पड़ेगा उसकी जो डायनेमिक कैपेसिटी है वो या तो 5.2 किलो न्यूटन, अगर मैं बोलूं 5.2 किलो न्यूटन से ज्यादा होनी चाहिए या फिर एटलीस्ट 5.2 किलो न्यूटन तो होनी ही चाहिए, तभी वो बेरिंग हमारा सेफ रहेगा। तो इस तरीके से अगर साइक्लिक लोड का न्यूमेरिकल आता है तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।